देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हमको बताना था, ठीक है ना। तो बोथ है तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये तो कोई डाउट इसमें नहीं है, क्योंकि दोनों के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है, ठीक ना। अब जानते क्या है, अब बात यहाँ पे ये है कि बोथ हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू रिव्यू देयर ओन जजमेंट, इसमें मुझे डाउट आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही, चलो ठीक है मैं बताता हूँ। सुनो, जैसे आपको पता होगा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट से पहले हमारी हाई कोर्ट ऑलरेडी बन चुकी थी। अच्छा, ठीक है, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उसके पहले ही 1861 जो एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1867 आई थिंक है, ठीक है, तो तभी हाई कोर्ट हमारी बन गई थी। बाद में हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी थी, ठीक है। तो यानी कि हम जो हमारी बाद में बनी, तो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बना रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उससे पावर दे रहा है, ठीक है। लेकिन जो ऑलरेडी बन चुका है, जो इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी बन रखा है, उसके लिए एक्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कोई उसको पावर अलग से देने के कोशिश नहीं की, ठीक है। तो इसीलिए बाद में सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर्स है वो मोस्टली वो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि हाँ समझे, मतलब आर्टिकल 137 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आर्टिकल 137 जो संविधान का है, वह सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि आप अपने डिसीजन को जुडिशियल फिर से रिव्यू कर सकते हैं। हाँ, डिसीजन ऑलरेडी देते ना, क्या क्या क्यूरेटिव पिटीशन बोलते थे ना। मैं बताता हूँ क्यूरेटिव पिटीशन भी बताता हूँ, रिव्यू पिटीशन भी बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा ये थोड़ा सा देखो, मैं बता रहा हूँ आपको यार, ये अभी मजा आएगा। ये अभी सुप्रीम कोर्ट वाला मैं पढ़ा ही नहीं है यार, अभी मेरा कोई नहीं भाई, लेकिन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, वो अभी सुन के बाद में जब पढ़ोगे ना, तब फिर क्लियर हो जाएगी चीजें, एकदम और क्या क्लियर हो जाएंगी। समझो, हाँ, हमेशा ये मत समझो कि यार वो पढ़ना है, ये समझो कि यार जो नहीं आएगा ना पढ़ने के बाद भी, वो मुझे पहले जानना है। तो समझो, तो क्या हुआ ना कि जब ठीक है, तो अब क्या हुआ, 1947 आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया, तो ऑलरेडी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट था ही, तो संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को अलग से पावर दिया नहीं था, सॉरी हाई कोर्ट को पावर अलग से दिया नहीं। तो इसीलिए आर्टिकल 137 उसमें ऐड किया गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए डिसीजन को फिर से रिव्यू कर सकता है, क्लियर है। अच्छा, लेकिन सेक्शन 120 जो सेक्शन 29 है शायद, हाँ, जो ये कहता है कि हाई कोर्ट भी अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। तो आप समझिएगा, सेक्शन 29, सेक्शन 129 है या 29 है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई है नहीं प्रोविजन में। हाँ नहीं है, ये मर्दे, ये 226 क्या है? तो फिर तो गलत हो जाएगा, उसको सही माना है। सुनो, किसको सही माना है? 200, अरे ये बताइए 226 क्या है फिर? हाँ देखो, अरे यार सुनो, देखो आप सिकत मानी जी, आपका थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट बिगड़ा हुआ है, आप दो कंसेप्ट को मिक्स कर रहे हो, समझो। तो मैं आर्टिकल बताता हूँ, जो लोग समझ रहा है। 32 आप 226 की बात कर रहे हो, राइट। 32 कहता है या 226 कहता है कि कोई भी बंदा, जैसे मैं हूँ और सिकंदर भी है, ठीक है, तो मान लो मैं हूँ, तो मेरा आर्टिकल 14 वायलेट हुआ है, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता हूँ कि देखिए मेरा राइट्स वायलेट हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट उस मामले को उसको करना पड़ेगा, क्लियर है यहाँ तक। हाँ, फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के, फंडामेंटल राइट्स को भी अलावा अगर कोई किसी का इशू होता है तो हाई कोर्ट जा सकता है। यहाँ पर बात कर 226 यहाँ बात कर रहा है कि अगर आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि क्या ये हाई कोर्ट अपने ही डिसीजन को, दिए हुए डिसीजन को फिर से रिव्यू कर सकता है या नहीं करता है। तो ये दो अलग अलग चीज है। आर्टिकल 226 तो नहीं बोलता है, हाँ 226 ये नहीं बोलता है, करता है ना फंडामेंटल राइट का अदर प्रोविजन जो होते हैं। हाँ तो समझ में आया। अच्छा, हाँ, तो अब बात ये आती है कि अगर ये लिखता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड है सुप्रीम कोर्ट को, ये स्टेटमेंट सही होता है।
हाँ, या ये कहता कि हाई कोर्ट हैज आल्सो द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, तो ये सही होता है। लेकिन ये होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द हाई कोर्ट आल्सो पोजेसेस। अच्छा, इसलिए गलत है। गलत है। अब समझ में आया? नहीं नहीं, आ गया आ गया आ गया। ठीक है, अब सुनो, हम टीआईएल में क्या करते हैं, तीसरा पता है, तीसरा समझ में आ गया होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तीसरा अरे मुझे काम और मुझे तो अभी किसमें किस मैं कहता हूँ। हाँ पूछो। अरे कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हाई जुडिशियल रिव्यू का सकता है, सही है गलत? बिल्कुल हाँ, कर सकता है, कर सकता है। हाँ, आर्टिकल 226 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट कैन जुडिशियल रिव्यू कैन गो फॉर द जुडिशियल रिव्यू। बोलता है आर्टिकल। हाँ हाँ, आर्टिकल 226 ये भी बोलता है। ये पावर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है हाई कोर्ट के पास भी, कि हाई कोर्ट ये जो सेंट्रल एक्ट है उसको कर सकता है रिव्यू। ठीक है, इवन देखो एक और चीज देखो, सिकंदर भैया, मैं आपको तरफ दिमाग में लाना, आर्टिकल 13 में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन जुडिशियल रिव्यू द सेंट्रल एक्ट्स और स्टेट लेजिस्लेचर है। ये कहीं नहीं आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है, यहाँ पर जुडिशरी लिखा हुआ है। जुडिशरी का मतलब होता है कि बोथ हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? हाँ, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जुडिशरी लिखता है या हायर जुडिशरी लिखता है, उसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ। और दूसरा चीज, ये ऐसा एकदम कथित गलत है कि केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि एल चंद्र सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि अगर कोई भी इस तरह की अपील भी होगी तो हाई कोर्ट से होगी, ना कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट आओगे। ठीक है। और ये बताइए, ये 5वां क्वेश्चन में मेरा गलत हो गया यार, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। नहीं, ये आप देखो हाँ हाँ बताइए इसका भैया। ये कह रहा हूँ कि मान लो कि दूसरा भी कर सकता है। हाँ, क्या कर सकता है? जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसका दोबारा रिवीजन भी कर सकता है, नहीं कर सकता है? क्या कहते हैं भैया, थोड़ा सा धीरे धीरे, मतलब आपकी आवाज बहुत मोटी आ रही है और समझ में नहीं आ रहा है। हाई कोर्ट नॉर्मली डिसीजन भी कर सकता है फर्स्ट टाइम। बिल्कुल सही है। अगर हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया, ठीक है, दोबारा अगर अपना रिव्यू करना चाह रहा था, हाई कोर्ट कर सकता है, नहीं दूसरे को करता है, हाई कोर्ट कोई कर सकता है। अभी तो मैं समझाया कि हाई कोर्ट कैन प्रोनाउंस अपॉन इट्स ओन जजमेंट, मतलब कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, तो वो हो गया अब रिव्यू। हाँ, तो आपको अगर इसमें सरकार है, मैं सरकार हूँ, आपने हाई कोर्ट ने मेरा एक्ट खारिज कर दिया या रोक दिया, तो अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहूँगा कि भाई रिव्यू पिटीशन डाल दूंगा कि सर आपने जो अभी आपने डिसीजन दिया हुआ है तो मेरे को कहीं ना कहीं गलत लग रहा है, आप फिर से एक बार रिव्यू कीजिए। तो वो क्या रिव्यू पिटीशन एंड बट रिमेंबर but notably this is not provided by the constitution, this is a convention or this is a statutory right given to the high court। ठीक है भाई, हो गया, इतना ज़्यादा क्वेश्चन एक टाइम क्वेश्चन में नहीं देना है यार। 5th क्वेश्चन चलिए। हाँ ठीक है। हाँ, आप सिकंदर तुम्हारी जी, आप देखिए 5वां क्वेश्चन आता है स्पेशल इंटेंस रिवीजन। तो देखो यार, ये थोड़ा सा ना आपने एक चीज गलत किया। एक बात बताओ, मान लो ये कहीं भी कोई भी एक्ट ये नहीं कहता है कि किसी भी इंडियन को आधार रखना अनिवार्य है, ये नहीं है। क्यों? ये कहता है अगर आपको CFI से पैसा निकालना है, सुनो, हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ, आप किसी भी बैंक को भरना, बैंक अकाउंट के डिटेल्स को भरना या कहीं भी भरना, तो ये कहता है, इवन यूपीएससी का फॉर्म भी भरते हो तो ये नहीं कहता है कि आधार कार्ड ही डालना जरूरी है। ये कहता है आपके पास कौन सा इसमें से गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, पहला चीज। दूसरा चीज, आधार जरूरी कहाँ होता है? ऑफकोर्स आधार बहुत ज़्यादा जरूरी है, आधार एक फंडामेंटल आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये कि आधार कार्ड किसको जरूरी होता है? आधार कार्ड बहुत मिलिट्री कहाँ जरूरी होता है? हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही है? हाँ बोलिए आ रही है।
तो अगर आप गवर्नमेंट के बेनिफिशियरी हो, यानी गवर्नमेंट से कोई ये लेते हो, जैसे पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, हाँ, और ये सब कुछ लेते हो, तो वहाँ पर बेनिफिशियरी मैंडेटरी हो जाता है। तो लेकिन ये कहीं नहीं कहता है कि आपको आधार कार्ड रखना अनिवार्य है, आप पैन कार्ड भी दे सकते हो, लेकिन हाँ स्पेशल इंटेंस डिवीजन, हाँ ठीक है, तो स्पेशल इंटेंस, अरे यार प्लीज 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 ये सब नहीं कीजिए अभी। हाँ, स्पेशल इंटेंस डिवीजन केवल ये कहता है कि जांच करता है कि क्या आप एक भारत में रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो, मतलब आपका जन्म यहाँ पर हुआ है, सब कुछ आपका यहाँ पर है, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो चीज, ठीक है। अच्छा। और लेकिन यहाँ पर अपन को ये मैटर नहीं करता है, यहाँ पर एक चीज फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि द लास्ट SIR वाज डन इन 2002 to 2004, ये जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7। यूपीएससी क्या करेगा, हाँ सो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये भी मेरा सही है। अब ये देखो यार, ये क्या बोल रहा है, अंडर द भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 जो द फॉलोइंग मे बी रिगार्डेड एज, देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है, वर्ड है, एक मे बी है और एक प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस मतलब ये होता है कि आपके ऊपर सामने जस्ट मैंने जाकर रख दिया एविडेंस, ठीक है, एकदम आपके सामने मेरे देख से। अब एक चीज बताओ, ये बताओ क्या, हाँ ठीक है, तो क्या यहाँ पर रिटन एडमिशन मैंने जो दिया है, ठीक है, ओरल एडमिशन मान लीजिए मैंने बोल दिया, ठीक है, मैंने बोल दिया, तो क्या ये प्राइमरी एविडेंस मानोगे? नहीं मानोगे। एक सेकेंडरी एविडेंस हो गया। प्राइमरी एविडेंस मतलब कि आपने डायरेक्ट मेरे को एविडेंस दिया और मैं जाकर देख पा रहा हूँ कि हाँ ऐसा ये हो रहा है, ये हुआ है ऐसा। लेकिन प्राइमरी तो ये रिटन एविडेंस तो होना चाहिए ना यार, रिटन एविडेंस तो होना चाहिए ना। चलो एक बात बताओ, मैंने कहीं लिख दिया, मैंने लिख दिया, ठीक है, तो क्या ये एविडेंस आपको देता है कि ये हुआ ही है? किसी ने कुछ भी लिख दिया तो? अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ पर देखो, और देखो एक और चीज देखा, पहला में देखो लिखा क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अरे जानते मैं प्राइमरी एविडेंस पे ध्यान नहीं दिया यार। हाँ, समझ में आया गलती कहाँ है? हाँ, प्राइमरी एविडेंस, आगे प्राइमरी एविडेंस गलती अभी अपना क्वेश्चन पूछते रहना। अरे मुझे बताओ कौन सा? तो जो एक से या एक वाली पुलिस गई किसी कोर्ट के नौकरी करने में चली और नौकरी जवाब में चलिएगा ये क्यों है? क्या बोल रहे हैं समझ नहीं पा रहे करती है उसको भी आपकी आवाज इतनी आवाज नहीं समझ में आ रहा है आपका आवाज। आप फोन अपने पास रख के बोलो भैया। अरे बहुत तरीके बोलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ गाँव में जो साक्ष्य लेते हैं पुलिस द्वारा, हाँ कोई चोर पूछता है आपका जवाब क्या है कि चोर है, उसके आधार पर उसको पकड़ते हैं ना, तो उसको क्यों हम अगर बात करें उसको क्यों तुम बोल रहे हो कि वो साक्ष्य सही नहीं है? आप गलत हो जाएगा फिर। आप ये बोल रहे हैं साक्ष्य गलत है। देखिए यदि आप पुलिस के सामने, देखिए यदि आप पुलिस के सामने कुछ कन्फेस करते हैं ना तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। हाँ, यदि आप मजिस्ट्रेट के सामने करेंगे ना तब एडमिसिबल होगा वो। हाँ बिल्कुल। हाँ, चूंकि पुलिस के सामने एडमिसिबल जो है ना वो माना नहीं जाएगा कोर्ट में। ये कोर्ट सीधे बोला है कि पुलिस से बात जो है ना हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल सही। और ये मेरा 12 वाला गलत हो गया, 12 नंबर देखिए। चलो ये मेरा गलत है, ठीक है, लेकिन मैं एक बात बता दे रहा हूँ। देखो सुनो, देखो बुलंद दरवाजा, हुमायूं टॉम्ब और ताजमहल, ये देखो पहले बताओ, पहले कौन आया था? अकबर आया था। पहले हुमायूं आया था, मार दूंगा फिर। ठीक है, नहीं अरे नहीं, मतलब मैं इसमें बोल रहा हूँ, हुमायूं फिर अकबर और फिर जहांगीर। अरे यार अब आप लोग देखो मतलब। हाँ, अरे इसमें ऑप्शन नहीं है ना बाबर। ठीक है, नहीं सुनो देखो सिंपल से ये समझो पहले मनीष भाई, ये यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन कभी नहीं बनाएगा, मैं अभी बता रहा हूँ। अरे नहीं यार, बना सकता है। अरे भाई मैं सुनो, मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत डीप खोल के बोल रहा हूँ। अभी रीजन भी दूंगा क्यों नहीं पूछेगा यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ। रीजन सुनो, पहली बात कि हमारा जो बुलंद दरवाजा बना था, ठीक है, वो बना था 1576 में। अच्छा, वो जो हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था क्या?
जब अकबर ने गुजरात पे जब गुजरात को जीता था, तब जाके इसी को कमेमोरेट करने के लिए अकबर जी ने अपना बुलंद दरवाजा बनवाया था। अच्छा, ऐसा है। तो क्या हुआ, हाँ, तो 1576 में ये बना। हम्म लेकिन जो ये है आपका ऑप्शन है बुलंद हुमायूं टॉम्ब, ठीक है। हुमायूं टॉम्ब को किसने बनवाया था? तो हुमायूं की पहली बीवी ने बनवाया था, गुलाम बेगम बेसा कुछ इससे नाम है, ठीक है। बीवी ने बनवाया था? हाँ, बीवी ने बनवाया था, पहली बीवी ने बनवाया था। कि बहन ने बनवाया था? नहीं, उनकी पहली बीवी ने बनवाया था। एम्प्रेस बेगा बेगम, अच्छा, पहली बीवी थी, बेगा बेगम ने बनवाया था। ये कब बनवाया था? सुनो, तो ये 1570 में बना था। एक बात बताओ, 1570 में और 1576 के बीच में कितने साल का डिफरेंस है? 7 साल का है, 6 साल का है। नहीं, 6 साल का ना, यूपीएससी कभी 6 साल वाले पे डिफरेंस को पूछेगा। ये लो, ये स्टेट लेवल, हाँ, आप देख लेना, पहले एक क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, कभी 2-3 साल, 4-5 साल पे नहीं, वो डायरेक्ट बोलता है 50 साल पे। या एक अकबर का देगा, तो एक बाबर का देगा, तो एक औरंगजेब का देगा। समझ में आया? ये क्या बोल रहे सिकंदर भाई? हाँ, मैं दिखाऊंगा, मैं जब आप लोग संडे का पेपर जरूर देना। चलो, दूसरा बात, रेड फोर्ट किसने बनवाया था? शाहजहां ने। बहुत बढ़िया, शाहजहां ने बनाया। ताजमहल किसने? वो भी तो, हाँ सुनो, और ताजमहल किसने बनवाया था? वो भी वही बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। हुमायूं टॉम्ब, चलो ये क्लियर हो गया। तो बस इसको थोड़ा दिमाग में रखना, आगे बढ़ो, बताओ कौन सा क्वेश्चन? मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन था, ऐसा है क्या? हाँ, फैक्चुअल क्वेश्चन था। अच्छा, स्किप भी कर सकते हो इसको, हाँ, थोड़ा सा, या तो ऐसा। आगे मेरा ये क्वेश्चन ये गलत हुआ है। कौन सा? 21 इकोनॉमी का है। अच्छा, मनी सप्लाई। हाँ यार, देखो ये आसान सवाल था, मैंने जल्दबाजी के चक्कर में इसको मैंने गलत किया है, लेकिन ये आसान सवाल था। देखो क्या बोलता है, A shift of household savings from bank fixed deposits to cash holdings will reduce broad money supply in the economy. एक बात बताओ, ब्रॉड मनी सप्लाई होता है क्या है? ब्रॉड मनी सप्लाई हम दो चीज को कहते हैं, एक M3 और एक M4। नैरो मनी किसे कहते हैं? M1 और M2 को। ये बताओ, क्या M1, अच्छा अब सुनो, और क्या बोलते हैं, जो मनी, जो पर्सन के पास पैसा जा रहा है, वो M1 का पार्ट है, मतलब कैश इन हैंड, तो M1 का पार्ट है, क्लियर है? लेकिन M1 ही M3 का पार्ट है, यानी M1 ऑलरेडी M3 में आ रहा है। तो जब 5 रुपये में से मैंने 2 रुपया नहीं, मैंने अपने मतलब पॉकेट में से दूसरे वाले पॉकेट में 5 रुपये में से 2 रुपये रख दिया, तो क्या मेरे पास 2 रुपये घट गए? नहीं घट गए, ऑलरेडी मेरे दूसरे पैकेट में। तो M1 ऑलरेडी पार्ट है M3 का। हाँ, तो मैंने M3 से निकाल के, M3 की एक कंपोनेंट से निकाल के M1 में डाल दिया, तो क्या कोई टोटल सम पे कोई डिफरेंस आया? अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि मतलब M3 के अंदर ऑलरेडी M1 आता है। अब समझा मैं, M3 के अंदर M1 आता है, इसलिए। अच्छा, और मैं उल्टा समझ लिया था इसको। फिर बताइए, सेकंड क्यों, सेकंड वाला फिर वो क्यों सही है? सुनो, लिखा है रैपिड क्रेडिट एक्सपेंशन बाय कमर्शियल बैंक्स कैन इंक्रीज मनी सप्लाई इवन विदाउट एनी इंटरव्यू, ठीक है। अब सुनो, ये बताओ, 2 तरीके का क्रेडिट एक्सपेंशन होता है। अगर आप किसी, एक थ्रू बैंक और एक थ्रू RBI, तो बैंक क्या करता है? मनी मल्टीप्लायर, आपने पढ़ा होगा। मेरे पास पैसे जमा है, मैंने क्या किया, दूसरे पर्सन को दिया, तो क्या ये मनी सप्लाई में आएगा? कि क्या बोले, फिर बोलिए। में आएगा। जैसे मान लीजिए सिकंदर भैया ने मुझे पैसे जमा किए, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, उस पैसे में से आपको दे दिया। हाँ, तो मनी सप्लाई है। हाँ, तो क्या ये मनी सप्लाई बढ़ा मार्केट में? बिल्कुल बढ़ा। तो क्या इस मनी सप्लाई को बढ़ने में क्या RBI ने कोई पैसा इंजेक्ट किया मार्केट में? अच्छा, हाँ, आप समझ में आ गया। नहीं किया, लेकिन पैसा बढ़ गया, मतलब लेन देन बढ़ रहा है, तो मतलब होगा, लेन देन बढ़ रहा है तो हाँ। सही है। अब 24 गलत हो गया यार, इतना आसान क्वेश्चन। हाँ, 24 देखिए यार, देखो 24 का क्वेश्चन थोड़ा सा आप जल्दबाजी में ही रहोगे ना। आपका भी गलत है क्या?
हाँ गलती मेरा भी है, लेकिन इसको देखो यार, ये अब इस तरह क्वेश्चन गलत होते हैं तो थोड़ा सा ये रहता है कि देखो, मैं पता है मैं केवल एक ऑप्शन पे डाउट में था, ठीक है, तो मैं एक को गलती कर दिया था, लेकिन तीसरा मुझे सही लगा था, तीसरा भी गलत है। बाकी मैंने दूसरा, मुझे पता था कि दूसरा आंसर नहीं होगा, तो दूसरा मैंने पहले ही काट दिया। आपको कैसे पता कि दूसरा नहीं होगा? देखो पहली बात है कि इसमें बात कर रहा है ना, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयर्स, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है। लेकिन ये बोलता है कि एक्सक्लूसिवली इंस्टीट्यूशनल अप टू फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। यार ये देखो, सोशल सिक्योरिटी के बाद तो ये बताओ, क्या ये क्या बोलते हैं, ये फिक्स टर्म कितना दिन आपको एम्प्लॉयमेंट में रखना है, कितना दिन नहीं रखना है, ये थोड़ी बात करेगा सोशल सिक्योरिटी। सो जब जो चारों लेबर कोड है उसका अपना अपना एरिया है, डोमेन, वो केवल अपने डोमेन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो जो जैसे मान लो पहला हो गया कि वेजेस पे बात करता है, दूसरा सोशल सिक्योरिटी पे बात करता है, तीसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन की, मतलब आपको कैसे एम्प्लॉय हायर करने हैं, कितना दिन रखना है, कैसे फायर करना है, ये सब है। फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, मतलब ये है कि आपको अंदर क्या क्या सेफगार्ड्स रखने हैं, क्या क्या सेफगार्ड्स नहीं तो ये तो फिर ये तो थर्ड वाला क्यों गलत है यार? हाँ अब बहुत सही यार, ये पहले एकदम दिमाग एकदम कोई भी सवाल को देखेगा तुरंत बता देगा, हम लोग से बहुत बड़ी गलती हुई। लेकिन पहली बात देखो, उस वर्ड को लिखा है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। यार देखो, उधर BY में लिखा है सोशल सिक्योरिटी, C में लिखा है सोशल सिक्योरिटी, तो ये तो इंटरचेंज कर दिया ना। अच्छा अब दिखा, अच्छा, मतलब सेकंड का थर्ड में डाल दिया है क्या? हाँ सेकंड का थर्ड में, थर्ड का सेकंड में डाल दिया। ये मिस्टेक है भाई, ये मिस्टेक है। अरे यार, ये तो हम लोग ब्लंडर कर दिए हैं यार। तो भाई इसलिए कह रहा हूँ, OMT आप बहुत गलती कर रहे हो लोग, ओपन मॉक टेस्ट नहीं दे रहे लोग। अपने साथ अपने अकेले बैठ के देना और ओपन मॉक टेस्ट दे के देना बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, मैं तो आराम से कल दूंगा बस। 28 वाला 28। हाँ यार देखो, मैं 2 में डाउट में था, और मुझे खुशी है कि मैं 2 में डाउट में था, और दोनों में से जो मैंने मारा वो गलत है, लेकिन जो मैं दिमाग में लगा दिया। आप किसमें डाउट में थे? है, मैंने डी मारा था। हमको ये लग रहा था यार ये विंड वाला है। अच्छा चलो यार, ये देखो, ये फिर आपका कंसेप्ट का थोड़ा सा इशू है आपका। क्यों? विंड का जो विंड का जो इशू है, विंड का मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि विंड का जब आप पढ़ोगे कि विंड का मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, राजस्थान। बात है कि तब नहीं जी नहीं, राजस्थान नहीं है, गुजरात सबसे ज्यादा है आप तमिलनाडु। क्या बात कर रहे हैं? और हाँ गुजरात और तमिलनाडु, ठीक है। अच्छा, गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है, ये सब है। अच्छा, जब मैं इस स्टेट का नाम ले रहा हूँ तो आप समझ पा रहे हो मैं किधर की बात कर रहा हूँ? बात कर रही है। हाँ आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कौन है? अरे सिकंदर भाई, हमको हटाइए यार। हाँ बोले। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है किस कोस्ट की बात कर रहा हूँ, ईस्टर्न या वेस्टर्न? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हाँ मैं वेस्टर्न की बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब विंड नहीं होगा फिर, है ना? नहीं होगा, हाँ उसको काट दो यार। देखो मेरा ऑप्शन देखो ना, तो पहले मैंने उसको काट रखा था। तो फिर ये डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर कैसे होगा यार? हाँ अब ये बताओ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फॉर एक्सपोर्ट परपजेस। यार ये बताओ, जब मुझे पता है कि हम अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट कहाँ कर पाएंगे, हमारे वेस्टर्न कोस्टल पे। हाँ हम एक्सपोर्ट जो ईस्टर्न है वहाँ पर एक तो अच्छे कोस्टल नेचुरल हार्बर नहीं है डेवलपमेंट सही से, मैं वहाँ क्यों स्पेशल इकोनॉमिक जोन करूँगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन करूँगा वहाँ पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा, यहाँ पर उड़ीसा तक गया था मैं, उड़ीसा में जहाँ पर उसीकुल्या बीच है, ठीक है, ये सब एरिया है, तो वहाँ तो होगा ही नहीं ना। तो बच्चा अब मैंने इकोनॉमिक 2.0 एक और कंसेप्ट डाला, क्योंकि वहाँ पर चूँकि क्या बोलते हैं, वहाँ पर थोड़ा काफ़ी अच्छा वो है, कोस्टल एरिया है, डेल्टा जो, हाँ तो वहाँ पर हो सकता है कि काफ़ी एक्वाकल्चर को प्रमोट करने के लिए सांसद है। अच्छा कॉरिडोर्स। और ये 31 क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन
अच्छा ये आसान ये कंफ्यूज हो गया था यार मैं। नहीं, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। क्यों, कैसे बताइए मेरे को। बोल रहा है, हाँ बोल रहा है कि ग्रीनविच मीन टाइम में अभी 10 बज रहा है सुबह के, तो हमें बताना है कि शाम को 12 बजे किधर बज रहा है। तो यार ये बताओ, तो 10 से और 12 के बीच में कितने घंटे का 2 घंटे का डिफरेंस है, यानी 30 डिग्री का है। यानी कि 30 डिग्री हाँ का डिफरेंस है। ठीक है, हमारा एक जगह मैप बनाओ, और मैप बना के जब देखोगे ना, मैंने क्या किया था, मैप बना दिया था तुरंत। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया, जानते क्या है वो 30 डिग्री ईस्ट साइड है मेडिटेरियन। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। ये तो ब्लंडर कर दिया यार, ये तो आसान क्वेश्चन था। और ये कि ये वाला थे 33 वाला। हाँ 33 भी देखो आसान था। मैं जो सुना थी इसको मैं पहले सही मार के फिर गलत किया ये, लेकिन आसान था ये। मैं हम लोग देखते थे और इसलिए मैं बोला कि थोड़ी मेरी गलतियाँ हुई। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है। हाँ ठीक है, कॉमनली नॉर्मली पाया जाता है डेसिडियस फॉरेस्ट में। कौन कौन सा ट्रीज पाया जाता है, तो यार देखो जो सैंडलवुड है वो भी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। हाँ भी, हाँ खैर भी ट्रॉपिकल डेसिडियस है। तो यार देखो ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल ये क्या ट्रॉपिकल डेसिडियस और माउंटेन में जब ऊपर चढ़ोगे ना, तो ऐसा कुछ मेजर खास डिफरेंस होता नहीं। ठीक है, अच्छा तो ना देखो एक और क्या लिख रहा है, और एक और चीज याद रखो, ट्रॉपिकल डेसिडियस के बाद में ग्रासलैंड पड़ जाता है, ग्रासलैंड के बाद में डेजर्ट पड़ जाता है। तो क्या बोल रहे हैं आप, जो यूज रहा है देयर आर 3 ट्रीज कॉमनली शोन इन ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो यार बबूल है जानते हैं, खेजड़ी है जानते हैं, इगोनी नहीं है देखो, ये खेजड़ी है, खैर भी है, ये आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अच्छा, मतलब खैर दोनों में कॉमन है। हाँ खैर दोनों में कॉमन। अच्छा ये तो इम्पोर्टेंट है, मतलब ये याद करना पड़ेगा है ना। थोड़ा सा याद आना चाहिए। याद करना पड़ेगा फिर। और एक ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया यार, क्या नाम है इसका, ये कहाँ गया है ये 44। तो ये बड़ा सही है यार। ये देखो ये गलत हो जाएगा वो, अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया है ना तो नहीं करना चाहिए था, इसको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या है, इसमें पूछ रहा है कि क्या आपको ये याद है कि नहीं याद है। मुझे याद था कि ये नाइट्रोजन। अच्छा तो ये तो एक कोई पहचान है कि कैसे याद करें, थोड़ा बताइए ट्रिक वगैरह। देखिए इसका नहीं है, इसका मैंने याद किया हुआ अपने नोट्स में, मेरे नोट्स में है ये। अच्छा यार ये बेसिक चीज है यार, देखो ये पहली बार ये एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है, तो आपको ये तो याद होना चाहिए। अब इसका कोई ट्रिक कैसे हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया के नाम है और ये यूपीएससी का तो यूआईक्यू है, तो इसको तो याद होना चाहिए था। तो नहीं, तो ये बताइए कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दोनों में डिफरेंस कुछ होगा ना, डिफरेंस क्या है? हाँ अच्छा ये पूछ रहे हो। हाँ पूछो। देखो सुनो, जो नाइट्रोजन साइकिल है ना, उसमें कुछ साइकिल कुछ उसमें प्रोसेस होता है, फेजेस होते हैं। पहला होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया कौन बोल रहा है, जैसे आपका 2 प्रकार के होते हैं, सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में कौन आ जाता है आपका राइजोबियम, ठीक है, और नॉन सिम्बायोटिक में कौन आ जाता है, तो आपका आ जाता है क्या बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। हाँ ये आ जाता है, नहीं नाइट्रोबैक्टर आ जाता है, एडिटोबैक्टर आ जाता है। ठीक है, तो ये तीनों में क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। उसके बाद आता है असिमिलेशन। ठीक है, असिमिलेशन के बाद नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है ना, ये नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो NH3 बनता है, नाइट्रेट है। आपने सुनो नाइट्रोजन N2 मिला, तो नाइट्रिफिकेशन से क्या हुआ, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या हुआ, हमने N2 को NH3 में बनाया। फिर अब नाइट्रिफिकेशन करना है, तो नाइट्रिफिकेशन NH3 को NO2 माइनस और NO3 माइनस यानी नाइट्राइट और नाइट्रेट में करता है। अच्छा समझ में आया? तो वहाँ पर 2 बैक्टीरिया काम आते हैं, कौन कौन से, नाइट्रोसोमोनास और सुडोमोनास। ठीक है, तो ये 2 बैक्टीरिया काम आते हैं, तो उससे हो जाता है। तो ये दोनों नाइट्रिफिकेशन करते हैं। ये तो सही है, मतलब वो अच्छा क्वेश्चन था फिर, है ना। और ये 50 वाला आप अटेम्प्ट किए थे, 50 वाला?
हाँ मेरा सही है ये कैसे सही कर लिए? देखो वो ये बात करता था कि ये जो जब मैं बीपीएससी में कर रहा था ना प्रिपरेशन, मैं इसमें करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि जो एबेल प्राइज है वो जापान के एक व्यक्ति ने मैथमेटिक्स में जीता है। वो मुझे अच्छा। पता था, वो मैंने याद कर लिया। ठीक है, ये बहुत बार ये शायद बीपीएस को, ठीक है, अच्छा मैंने ये पढ़ा था। अच्छा इसमें अच्छा इसने शुरू में इंटरचेंज कर दिया है, एबेल प्राइज को मैथमेटिक्स और ट्यूरिंग को कंप्यूटर साइंस है। हाँ, तो इतना मुझे पता था कि एबेल प्राइज मैथमेटिक्स में मिलता है, तो इसका मतलब ट्यूरिंग अवार्ड को उसने चेंज कर दिया है। हाँ हाँ ठीक है, तो उसने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? और देखो एक और चीज, लेकिन आपको ये याद नहीं रखना मैंने यार ये रखना है कि जो गोल्डमैन प्राइज है वो इन्वायरमेंट में मिलता है, हाँ ठीक है, और प्रिंसकर प्राइज जो है आर्किटेक्चर में। हाँ, तो मैं एक जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ कौन सा है, गोल्डमैन प्राइज इन्वायरमेंट। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसको कहते हैं नोबेल प्राइज फॉर इन्वायरमेंट भी कहते हैं। अच्छा गोल्डमैन वाले को? हाँ, गोल्डमैन प्राइज को नोबेल प्राइज फॉर इन्वायरमेंट भी कहते हैं, इसलिए ये याद है। अच्छा ठीक है ठीक है।